हे एवरीबॉडी, वेलकम टू माय चैनल माइंड बूस्टर। सो गाइस, लास्ट वीडियो में हमने स्टार्ट किया था इमर्जिंग पावर। सो गाइस, एक बार रिकॉल कर लेते हैं कि इमर्जिंग पावर होता क्या है। सो गाइस, ऐसे जो भी कंट्रीज़ जो उनकी रैपिड इकोनॉमिक डेवलपमेंट हो रही है या फिर उनकी जो पॉलिटिकल है वो एक्सपांड हो रही है और उनका जो कल्चरल है वो इन्फ्लुएंस हो रहा है, तो उसे कहेंगे इमर्जिंग पावर। सो ब्राज़ील, रशिया, इंडिया, चाइना, साउथ अफ्रीका, इंडोनेशिया, टर्की एंड मेक्सिको, तो ये सारे आते हैं इमर्जिंग पावर के अंदर। Then middle powers in the era of Cold War. So in the immediate post 1945 era, most middle powers were very much in support of the international order. तो कोल्ड वार के बाद मिडल पावर कैसे काम कर रही थी? जब 1945 के बाद जो मिडल पावर थी वो काफ़ी सपोर्ट कर रही थी इंटरनेशनल ऑर्डर को, विच वॉज एस्टैब्लिश एंड अंडर रिटन बाय अमेरिकन हेगेमोनी. Most middle power were aligned rather than non-aligned with US and dependent on US security umbrella. तो बहुत सारी जो मिडल पावर थी वो अलाइन हो गई थी किसके साथ? यूएस के साथ. और वो किसके ऊपर डिपेंड करती थी? यूएस की जो सिक्योरिटी अम्ब्रेला है उसके ऊपर डिपेंड करती थी. मतलब वो यूएस के साथ अलाइन होके वो चाहती थी कि यूएस उनको सपोर्ट करे, उनको सिक्योरिटी प्रोवाइड करे. दे वेर एक्टिव मेंबर्स ऑफ वेरियस अलायंसेस सच एज नाटो. और एक नाटो है, नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन, उसके भी मेंबर्स का एक्टिव मेंबर्स थे वो लोग. देन ऑफ ऑल द कंट्रीज अंडर डिस्कशन हियर ओनली चाइना एंड इंडिया हैज़ रिस्पॉन्डेड डिफरेंटली. तो ये जो भी कंट्रीज़ की हमने बात की उसमें से जो चाइना और इंडिया है उन्होंने कुछ अलग तरीके से रिस्पॉन्ड किया. इंडिया नॉन अलाइंड पॉलिसी सीरियसली क्वेश्चन द ग्रेट पावर डोमिनेशन एंड पॉलिटिक्स ऑफ ब्लॉक फॉर्मेशन. तो जो इंडिया है उसने कोई अलाइनमेंट नहीं किया, वो एक नॉन अलाइनमेंट पॉलिसी में चलती थी. देन aligned or non-aligned middle powers invariably stood by the UN system. A strengthened UN system could alone ensure compliance with international norms, reduce the overbearing presence of great powers, and promote norms of cooperation, consensus, and negotiation. Then among these countries, only the mainland China looked at its own position differently. और ये सारी कंट्रीज़ में से एक चाइना थी जो खुद की जगह एक अलग जगह पे देखती थी. जो खुद की पोजीशन थी उसकी वो ना किसी से अलाइन कर रही थी, वो खुद को डेवलप करने में ज़्यादा सहभाग कर रही थी. देन ऑस्ट्रेलिया एंड कैनेडा वेयर ऑफन द फर्स्ट फॉलोवर ऑफ यूएस. तो ऑस्ट्रेलिया और कैनेडा थे जो फर्स्ट फॉलोवर थे यूएस के. यूएस को फर्स्ट ये दो कंट्रीज़ फॉलो कर रही थी. अदर लाइक जापान रिस्टेन्ड बाय इट्स ट्रीटी ऑब्लिगेशन shown reluctance to lead independently. Then non-aligned countries such as India alone showed independence. तो जो non-aligned countries थे उसमें से इंडिया वो खुद का इंडिपेंडेंस दिखा रही थी. Then non-alignment was however so much rhetoric at best. It tried to build an international opinion against the bloc politics. Countries such as India under Pandit Jawaharlal Nehru and Sweden frequently engage in this type of inter-bloc diplomatic activity. तो जो इंडिया के प्राइम मिनिस्टर थे और जो स्वीडन के थे वो जो इंटर-ब्लॉक की जो डिप्लोमेटिक एक्टिविटी थी उसमें इंगेज रहते थे. Aligned middle powers such as Canada and Australia had more often tended to focus more on intra-block relation. जैसे जो कनाडा और ऑस्ट्रेलिया थे वो कहाँ पे इंगेज रहते थे? वो इंट्रा ब्लॉक रिलेशन के ऊपर ज़्यादा फोकस करते थे. दे वेयर डिफ्यूजिंग टेंशन बिटवीन ब्लॉक मेंबर्स. और डिफ्यूजिंग का मतलब होता है फैलाना. तो वो क्या करते थे? टेंशन फैलाते थे जो ब्लॉक मेंबर्स हैं उनके बीच में. फॉर इंस्टेंस कैनेडा डिफ्यूज अ क्राइसिस दैट हैज़ डेवलप्ड बिटवीन यूएस ऑन वन हैंड एंड ब्रिटेन एंड फ्रांस ऑन द अदर ड्यूरिंग द स्विस क्राइसिस ऑफ 1956. और जो कैनेडा है उसने भी जो क्राइसिस है उसे फैलाया था जो यूएस और ब्रिटेन और फ्रांस के बीच में जो क्राइसिस चल रहा था, जो स्विस क्राइसिस था उसको. देन कैनेडा एंड ऑस्ट्रेलिया हैड ऑल्सो अर्ज रिस्ट्रेंट टू द अलायंस लीडर ड्यूरिंग द कोरियन एंड वियतनाम वार and resisted US tendency toward
isolationism. A considerable amount of attention was paid by most of the Middle Power to mediation and conflict resolution with respect to regional bushfires. Here they were often involved in peacekeeping role in various parts of the world. Then है relocation of the idea of middle power and emerging power. So scholars and specialists of international relation nearly concur that, especially in periods of major transition and flux in the international system, middle power activism becomes more pronounced. They are able to utilize their resources and skill in reshaping and reordering the international system away from great power domination and toward the somewhat democratized order. They are able to bring in more of their values of coalition and consensus building and rule of law. तो मतलब ये जो है कि जो उनके पास रिसोर्सेस है, जो उनकी स्किल्स है, वो उसको रीशेप करते हैं, रीऑर्डर करते हैं, ताकि जो इंटरनेशनल सिस्टम है वो उसमें काफ़ी ज़्यादा उनका सहभाग दे सके, उनके काम ला सके. देन कुछ पॉइंट्स देखकर है, जैसे कि the very definition of leadership is in flux as against a more structurally determined definition that prevailed after 1945. So guys, this is not that important, तो हम आगे बढ़ते हैं. कैटेगराइजेशन ऑफ मिडल पावर एक्टिविटीज़. तो इसमें पहला है कैटलिस्ट. तो entrepreneurial middle power may act as catalyst with respect to a diplomatic effort, providing the intellectual and political energy to trigger the initiative and in that sense take the lead in gathering followers around it. तो जो मिडल पावर है तो उसमें कैसा एज ए कैटलिस्ट. सो गाइस, जैसे कि आपने केमिस्ट्री पढ़ा होगा, उसमें एक टर्म आता है कैटलिस्ट, जो क्या करता है, जो रिएक्शन होता है उसमें इन्वॉल्व नहीं होता है लेकिन फिर भी वो रिएक्शन को फास्ट करने में हेल्प करता है. सो ऐसे ही जो मिडल पावर होती है वो कैटलिस्ट की तरह एक्ट करते हैं, और जो डिप्लोमेटिक एफर्ट्स है उसमें अपना इंटेलेक्चुअल पॉलिटिकल एनर्जी वगैरह लगा के उसको प्रॉपरली करवाते हैं. देन है फैसिलिटेटर. इन द अर्ली एंड मिडल स्टेज द फोकस मे बी ऑन एजेंडा सेटिंग. द एक्टर्स वुड बी अ फैसिलिटेटर और फैसिलिटेटर्स फॉर सम फॉर्म ऑफ एसोसिएशनल कोलैबोरेटिव एंड coalitional activity. Coalition building on issue specific question is a central technique of middle power leadership which otherwise do not have the structural power of the great. Coalition are a means of leveraging power. तो मतलब फैसिलेट करना, जो मिडल पावर है वो फैसिलेट करती है. देन थर्ड वन इज मैनेजर. थर्ड स्टेज वुड बी दैट ऑफ अ मैनेजर विद अ हेवी एम्फेसिस ऑन इंस्टीट्यूशन बिल्डिंग. तो थर्ड है मैनेजर, जिसका काम ज़्यादा क्या होता है, इंस्टीट्यूशन को बिल्ड करना. इन इट्स ब्रॉडेस्ट सेंस institution building include not only the creation of formal organization and regimes but also the development of convention and norms. तो लेकिन इंस्टीट्यूशन बिल्ड करने का मतलब सिर्फ यही नहीं होता है कि जो फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन है, रिजाइम्स है, उसे ही डेवलप करना, उसे ही क्रिएट करना, बट ऑल्सो जो कन्वेंशन है, जो नॉर्म्स है उसको भी डेवलप करना. सेंट्रल टू इंस्टीट्यूशन बिल्डिंग इज़ अ वर्क प्रोग्राम दैट एस्टैब्लिश अ डिविजन ऑफ लेबर, the development of monitoring activity and possibly the establishment of a secretariat or bureaucracy. तो ये सब काम होता है मैनेजर का. This managerial stage also requires the development of confidence building measures and facilities for dispute resolution in which trust and credibility are built up. Then जो confidence है उसको बढ़ाना, फैसिलिटीज़ प्रोवाइड करना, ये सब काम भी आते हैं उसके अंडर. कॉन्फिडेंस बिल्डिंग ऑल्सो सीक्स टू एलिविएट मिसअंडरस्टैंडिंग एंड मिसपरसेप्शंस थ्रू लियासन एफर्ट्स, शटल डिप्लोमेसी एंड द यूज़ ऑफ अल्टरनेटिव फॉर्मल एंड इनफॉर्मल फोरा. तो ये सब चीज़ें करके हम जो कॉन्फिडेंस है उसे बढ़ा सकते हैं. So guys, in this video we have completed our chapter that is emerging power. And if you like the video, then please subscribe my channel and also hit the bell icon. And in the next video we will see another chapter that is regional grouping. So thank you so much. See you in the next video. Bye bye.